हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर भारत। अब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बट वहां पे रशिया को विलन या डायरेक्ट थ्रेट ना बता के उन्होंने यूरोप को विलन बताया है। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग है बिकॉज मोस्टली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएस की एलीज नजर आती हैं और इन दोनों की पार्टनरशिप ही एक दूसरे को स्ट्रांग बनाती है। बट ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखी गई जहां पे लिखा यूएस फ्लिप्स हिस्ट्री बाय कास्टिंग यूरोप नॉट रशिया एज अ विलन इन न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। और इसमें बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है, जिस तरीके से काफ़ी दशकों से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर यूरोपियन नेशंस ने अपनी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो या इम्प्लीमेंट किया है अपने ही देशों में। अब जब मैं बात करता हूँ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई 5 साल, 10 साल में निकल के आता है। हर साल ये एनुअल डॉक्यूमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट या उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसको प्रेज़ेंट करता है और इसका मकसद ये होता है कि वॉशिंगटन यानी यूएसए पूरे वर्ल्ड को कैसे देखता है? क्या उनका पर्सपेक्टिव है? किन नेशन को वो अपने एलीज़ मानते हैं यानी दोस्त मानते हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं या फिर किन को वो अपना थ्रेट मानते हैं? और इस प्रेज़ेंट टाइम में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे से वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। और ये 33 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है। आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करी है, इसको अच्छे से पढ़ा है और जो भी मेरे को क्रक्स नज़र आता है या फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए नज़र आएँगे। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो देखा जाएगा कि अमेरिकन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरऑल क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को हमसे क्या चाहिए और हम वर्ल्ड को क्या दे सकते हैं। और फिर प्रिंसिपल्स, प्रायोरिटीज़ और स्पेशली रीजन्स, ये रीजन्स वाला जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे या फिर काफ़ी सारे पेजेज़ देखेंगे फ्रॉम पेज 15 टू 29, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है और मैं क्रक्स में आपको बताता हुआ नज़र आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात ये करेंगे कि यहाँ पे साफ-साफ जो डोनाल्ड ट्रम्प की एक हमेशा से एक पॉलिसी रही है या फिर उनका एक इंटेंशन रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, और इसीलिए मागा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले सपोर्टर्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा वोट दिए और ये जीत के आते हैं एज़ अ यूएस प्रेसिडेंट। इन्होंने साफ-साफ ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट एक रोड मैप है, जो कि एन्श्योर करेगा कि अमेरिका ग्रेट रहे और मोस्ट सक्सेसफुल नेशन हो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और सबसे खास बात इन्होंने बोला कि जो भी डायमेंशन है, जिससे कि हम मजबूती पा सकते हैं एज़ अ नेशनल लेवल, वो हम करते हुए नज़र आएँगे। मैं अमेरिका को सेफर, रिचर, फ्रीयर, ग्रेटर और मोर पावरफुल बनाऊँगा देन एवर बिफोर। क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये जानते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी लेगेसी और धरोहर को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, उसके लिए मैं हर एक वो स्टेप लूँगा, जो मेरे देश के लिए या फिर मेरे इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। मैं यूरोप की बात करूँगा, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जब कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है, उससे पहले जब 1991 से पहले और आप देखेंगे 1940s या 19 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही कोल्ड वॉर एरा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो जब ये कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है, तो उस टाइम पे जो अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट थे, उनको ये कहते हैं कि बस वो एक लॉन्ड्री लिस्ट लेके बैठे रहते थे, कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, अमेरिकन डोमिनेंस यहाँ होगी, ऐसे होगी, बट क्लियर गोल नहीं दिखाई देते थे। और इसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बोला कि इन्होंने जो अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट थे या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जितने भी लोग थे, इन्वॉल्व थे, वो सारे एलीट्स अपने आप को ये कन्विंस कर चुके थे कि परमानेंटली अमेरिका की डोमिनेशन हमें एंटायर वर्ल्ड पे दिखानी है। लेकिन वहीं पे ये बात करते हैं कि हमारा इंटेंशन या हमारी फॉरेन पॉलिसी वहीं तक सीमित होनी चाहिए जब हमें लगता है कि ये रीजन या फिर ये कंट्री या तो हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आ रहा है या फिर हमारे लिए थ्रेट रह रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी रखें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वॉर है, यहाँ पे नहीं है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अमेरिका हमेशा से ये चाहता था कोल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर के बाद, कि पूरे के पूरे रीजन्स में हमारा डोमिनेशन हो। इसको यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया है। तो इसका मतलब है क्या? इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम फ्लेक्सिबल रियलिज़्म, जहाँ पे आपकी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है कि हाँ, ये नेशन थ्रेट है, इसको काउंटर कीजिए। यहाँ से हमें बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ से बेनिफिट लीजिए। ये तो सब कुछ है, लेकिन फ्लेक्सिबल होगी। हम सबसे ऊपर रखेंगे कि अमेरिका के लिए क्या काम करता है, व्हाट वर्क्स फॉर अमेरिका अबव ऑल। ये स्टेटमेंट के बारे में ये बात करते हुए नज़र आते हैं और जो ये इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में भी कहा था, अमेरिका फर्स्ट, ये कोई नई बात है नहीं। बट यूरोप की बात करने से पहले कि यूरोप को विलेन क्यों कहा जा रहा है? होता क्या था कि जब आप देखेंगे पुराने डॉक्यूमेंट जब निकल के आते थे, तो उसमें रशिया को डायरेक्ट थ्रेट कहा जाता था।
राइट? क्योंकि 2014 में जिस तरीके से क्रीमिया को एनेक्स किया, फिर 2022 में फुल इन्वेजन हमें देखने को मिलता है यूक्रेन के अंदर। बट इस बार शॉकिंगली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो डायरेक्ट थ्रेट का लेबल था, उसको रिलैक्स किया है या फिर रिमूव कर दिया है। और इसको आप देखेंगे कि जो रशियन स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी एक वेलकमिंग स्टेप दिया है और आप जैसा इन आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये एक सिग्नलिंग है जिसमें यूएस ये सेंड करना चाहता है हमें मैसेज कि वो हमारे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोऑपरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि अभी तक हमने ये 33 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, बट हाँ, हम इसको देखेंगे और फिर जो भी कंक्लूजन निकालना होगा निकालेंगे। उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज़ को भी डायरेक्ट करते हुए नज़र आएँगे व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब आगे जानने से पहले कि यूरोप को इतना कंडेम क्यों किया जा रहा है, यूरोप की पॉलिसीज़ पे इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 20 साल के अंदर तो आप ये नहीं पहचान पाएँगे कि यूरोप यूरोप बचेगा भी क्या? उससे पहले अनअकैडमी क्रिएट कर रहा है एक हिस्ट्री ऑन 10th ऑफ दिसंबर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस पे नोटिफ़ाई कीजिएगा बिकॉज़ लेजेंड इज़ अराइविंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ क्रेज़ी इवेंट। चलिए, अब इन्होंने कहा इसके अंदर कि यूरोप की रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है या फिर वो कम अपनी मिलिट्री पे स्पेंड कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ, यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूरोप की प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरी है। पहले जहाँ पे ग्लोबल जीडीपी में यूरोपियन नेशन का कंट्रीब्यूशन 25% हुआ करता था, अब वो सिर्फ 14% पे आ चुका है। जिस तरीके से वो विदिन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ या अपने नेशन के अंदर या फिर क्रॉस बॉर्डर जब भी ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगाते हुए नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है, मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर आप देखेंगे यूरोप, यूरोप ही ना बचेगा। जिस कल्चर की वजह से वो जाना जाता था, जिन ट्रेडिशंस की वजह से वो जाना चाहता था, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे भी मेंशन किया गया है और काफ़ी सारे आप एक्सपर्ट्स को देखेंगे, वो है माइग्रेशन। जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है और इन्होंने पहले भी बोला था, जो आप माइग्रेशन कर रहे हो ना आप ये पॉलिसीज़ के तहत कि लोगों को बुलाया जा रहा है, हालाँकि अब तो धीरे-धीरे जर्मनी और ये सब समझ रहे हैं, बट जो ये माइग्रेशन हो रहा है, स्पेशली इल्लीगल माइग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से आपकी पूरी सिविलाइज़ेशन खत्म हो जाएगी, सिविलाइज़ेशन इरेज़ होती हुई नज़र आएगी। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी। कैसे आप जो है फ्री स्पीच को सेंसरशिप करते हुए नज़र आ रहे हो, पॉलिटिकल लेवल पे आप लोगों को अपोज़ कर रहे हो और सबसे ख़ास बात आप यही नहीं जान पा रहे कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। आप यूरोपियन नेशंस हो, आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा और इसीलिए इस कॉन्फिडेंस के बारे में कहते हैं कि साफ-साफ अगर आपको देखना है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ खत्म हुआ है, तो देखिए किस तरीके से ये रशिया से डरते हैं। फ़ियर ऑफ रशिया कितना है यूरोपियन नेशन के अंदर और इवन आप देखेंगे तो यूरोप कलेक्टिवली अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो ज़्यादा पावरफुल है रशिया एक्सेप्ट अगर न्यूक्लियर वेपन्स की आप बात करेंगे, बट स्टिल रशिया को वो इस तरीके से देख रहे हैं कि रशिया हमें नेस्तनाबूद ही कर देगा, हमें डिस्ट्रॉय ही कर देगा। लेकिन यूएस ये बिलीव करता है कि यूरोप को अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से रिगेन करना होगा और स्पेशली रशिया के साथ आपको स्ट्रैटेजिकली डील करना होगा, ना कि इमोशनली। अभी आप इमोशनली डील कर रहे हैं, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। आपको अपनी ताकत, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन सब प्रिज़र्व भी करना होगा और आपको रियलाइज़ भी कराना होगा कि यूरोप कितनी बड़ी ताकत है। ये चीज़ ये कहते हुए नज़र लेकिन आपका अगला सवाल ये होगा कि यूक्रेन वॉर को लेके इस डॉक्यूमेंट में क्या बात की गई? देखिए, यूएस तो साफ-साफ ये देखता है कि अगर ये यूक्रेन वॉर चलती रहेगी, तो यूरोप डिस्टेबलाइज़ ही रहेगा। क्योंकि यूरोपियन नेशन जिस तरीके से यूक्रेन को फंड देते हैं, वेपन्स प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली यूरोप की इकोनॉमी को हार्म तो करता है। और आगे ये भी डर लगा है कि कहीं यूरोपियन नेशन इसके अंदर ना कूद पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस तैयारी कर रहा है, अपने हॉस्पिटल्स को रेडी करवा रहा है, वॉर मैनुअल्स अपने सिटिज़न्स को दे रहा है, जर्मनी बोल रहा है कि इंटेलिजेंस असेसमेंट के हिसाब से 2029 तक रशिया नेटो पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे एस्केलेशन के भी डर हमें नज़र आते हैं। और इस दौरान आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सारी चाइना पे डिपेंड कर रही हैं, रशिया पे डिपेंड कर रही हैं। जब मैं जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी ने काफ़ी सारी अपनी इंडस्ट्रीज़ चाइना के अंदर एस्टेब्लिश कर ली हैं। रशियन गैस पे यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही हैं। तो जो विदिन द बॉर्डर्स या विदिन यूरोपियन नेशन जो एक ट्रेड चला करती थी, वो भी कम हो चुकी है। इसीलिए ये बोलते हैं कि मुझे अमेरिका को रैपिड और बहुत ही जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना होगा। लेकिन यूरोप के लिए यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी? क्योंकि एक तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए, कोई भी नेशन अपना एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर खोना नहीं चाहेगा बिकॉज़ वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर जहाँ से एनलाइटमेंट निकला, जहाँ से रेनेसाँ निकला, जहाँ से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन निकले, स्पेशली जब आप भी बात करेंगे वेस्टर्न नेशंस की, तो साइंटिफिक और कल्चरल पावर हाउस माना जाता है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी ये जो नेशंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डेमोक्रेसी इंस्टॉल्ड है, डेमोक्रेटिक नेशंस दिखाई देते हैं और एक पिक्चर प्रेज़ेंट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। तो यूएस जो है वो गिव अप नहीं कर सकता यूरोप पे बट
इसकी सक्सेस मतलब अगर यूरोपियन नेशन सक्सेसफुल होंगे, तो ये अमेरिका को भी सक्सेसफुल बनाएगा या फिर अमेरिका की भी मजबूती बनेगा, जितना आपने देखा होगा। लेकिन बात ये है कि नेटो को लेकर आप देखेंगे, तो एक बहुत ही शॉकिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया और यूएस ने वार्निंग दी कि कुछ मतलब जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपको मोस्टली आपको आज यूरोपियन कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि मोस्टली नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी और इसमें फंडामेंटल शिफ्ट होगा। और इस चीज़ को ईयू वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास ने भी कहा। हालाँकि इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने वो क्रिटिसिज़्म को एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने कहा कि यूएस हमारा बिगेस्ट अलाय है और यूरोप को हाँ, सही बात है कॉन्फिडेंट फील करना होगा। वी शुड बी मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एज़ वेल एज़ ये सही बात कही है कि हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं अपनी पावर को टुवर्ड्स रशिया एज़ वेल। बट अगर आप बाकी रीजन्स की बात करेंगे तो चाइना को अभी भी थ्रेट मानते हैं, लेकिन इंडिया के लिए इंडिया को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्टनर मानते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया यूरोप डिक्लाइन कर रहा है और यहाँ तक बताया जा रहा है कि उसकी सिविलाइजेशन ही पूरी इरेज़ हो जाएगी, ये बात की। लेकिन जब इंडिया की बात करी तो इंडिया को इस डॉक्यूमेंट में ये कहते हैं कि इंडिया हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इस नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। और क्यों? क्योंकि इंडिया आता है इंडो पैसिफिक, राइट? इंडो पैसिफिक रीजन में। हालाँकि इन्होंने एशिया पैसिफिक बोला है बट इट इज़ अ इंडो पैसिफिक रीजन। और मैं पहले भी कहता था कि अगर चाइना को काउंटर करना है, तो एक नेशन कोई काउंटर कर सकता है और वो यूएस की मदद कर सकता है, वो है इंडिया। बट जिस तरीके से 2-3 महीनों में हमारे रिश्ते खराब हुए, जैसे हम पे टैरिफ लगाए गए, हमारे सीज़फायर के बारे में बात की गई, इसकी वजह से रिश्ते थोड़े खराब हो चुके थे। बट अगेन आई डोंट थिंक सो। हाँ, यूएस, इंडिया दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, बट किस तरीके से अब डीलिंग होती है, वो देखना बहुत सरप्राइज़िंग होगा और डिफरेंट होगा कि कैसे पिक्चर निकल के बाहर आती है। तो अब ये प्रेशर कब भी पड़ता है और ये रिलीज़ कब हुई? जब पुतिन साफ-साफ इंडिया को विज़िट करके जाते हैं। इसीलिए यूएस ने कहा कि हम इंडिया के साथ में बहुत इच्छुक हैं काम करने के लिए, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में हम स्टेबिलिटी ला सकें और इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन ट्रम्प हैं, ट्रम्प ने इंडिया-पाकिस्तान पीस डील के बारे में भी इस यूएस नेशनल सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट में मेंशन कर दिया। जब चाहे जब बोलते रहते हैं, इवन फीफा पीस प्राइज़ मिला तहाँ वहाँ पे भी दिखा दिया एक वीडियो के तहत। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो इवन ये एक और स्क्रीनशॉट है उसी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट का। तो ये देखिए पाकिस्तान एंड इंडिया, कि मैंने 8 मंथ के अंदर 8 रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को सीज़फायर करवाया है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी है। अमेरिका इज़ स्ट्रांग एंड रिस्पेक्टेड अगेन एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वी आर मेकिंग पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी लेगेसी बना सकते हैं, जितना अमेरिका को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें ट्रम्प हो पीछे, उतनी ये कोशिश करते हुए नज़र आएँगे। अगर आप बात करेंगे कि इंडिया के साथ में कैसे रिश्ते चाहते हैं, हालाँकि कहा है कि वी आर वेरी कीन और हम अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, जिससे हम काउंटर कर सके चाइना को और इंडो पैसिफिक में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। तो इन्होंने कहा कि इंडिया टू एनकरेज न्यू दिल्ली टू कंट्रीब्यूट इंटो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड इवन क्वाड को रिवाइव करने की बात भी की गई है, कोऑपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। बट बात ये है कि इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ में आप अच्छे रिश्ते निभाएँ, जिससे चाइना को काउंटर कर सकें या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में आपके काफ़ी सारे एलाइज़ हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेड होती है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होती है, कल्चर और डिफेंस, इन सब में आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन अभी अगर वर्ल्ड की जीडीपी देखेंगे, तो वर्ल्ड की जीडीपी में 50% हिस्सा वर्ल्ड की जीडीपी में इंडो पैसिफिक का है और उन्हें भी पता है कि आने वाले टाइम पे इंडो पैसिफिक रीजन ही डोमिनेट करेगा। और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि 21st सेंचुरी में अगर कोई रीजन पावर हाउस होगा, तो वो होगा इंडो पैसिफिक। इसीलिए ट्रम्प ने बहुत सारे नए एग्रीमेंट बनाए हैं और इसलिए ट्रम्प अपनी डोमिनेंस को खत्म नहीं कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। उसके लिए ज़रूरत है इंडिया की, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। हालाँकि जापान, साउथ कोरिया इनके एलीज़ हैं, बट इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट वहीं पे इन्होंने बोला कि जो चाइना को लेके 30 साल से पॉलिसीज़ थी ना, स्पेशली यूएस किस तरीके से सोचता था चाइना की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्लियर यूएस गवर्नमेंट्स को हमेशा ये लगता था कि अगर चाइना को हम ग्लोबल मार्केट में जगह देंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी को, तो धीरे-धीरे वो रूल बेस्ड बनेगी, रूल्स को फ़ॉलो करेगी, रेगुलेशंस को फ़ॉलो करेगी और आपको पीसफुल इवन वहाँ तक तो ये सोच लिया था कि डेमोक्रेसी आ जाएगी। बट हालाँकि डेमोक्रेसी तक सोचना बहुत ज़्यादा इन्होंने सोच लिया। बट इंस्टीड चाइना और मजबूत बना, और रिचर बना और उसने अपनी पावर को स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल किया और अमेरिकन लीडर्स इग्नोर करते गए। लेकिन वो चीज़ ट्रम्प नहीं करेंगे और ये चीज़ आपने देख भी ली होगी कैसे वो पावरफुल बना। जब यूएस ने टैरिफ लगाए, तो चाइना ने क्या किया? ग्लोबल सप्लाई चेन में जो अपना कंट्रोल था, उसका माद्दा दिखाया। रेयर अर्थ मिनरल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबको इम्पैक्ट कर रहा था। फिर इन्होंने अपने पैर पसारे पुअर और मिडल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे रैपिडली ये एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आए। मतलब जितना ये यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा इन कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली 2020 से 2024 के बीच में तो इनकी डबल हो चुकी है। राइट? जो पहले हुआ करता था नंबर, अब वो और गुना हो चुका है और यूएस के कंपैरिज़न में आप बात करेंगे तो वो 4 गुना हो चुका है। इसीलिए
चाइना का थ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू ताइवान, तो इन्होंने कहा कि ताइवान हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स वो बनाता है, सेकंड आइलैंड चेन को वो कंट्रोल करता है और 1/3 ऑफ वर्ल्ड की जो ट्रेड है, वो साउथ चाइना सी से पास ऑन करती है। तो हम ना तो ताइवान को खतरे में डाल सकते हैं, ना साउथ चाइना सी को और ना ही इस प्रॉपर रीजन को। तो यूएस ने कहा कि हम मिलिट्री सुपीरियरिटी वहाँ पे रखेंगे, साथ-साथ हम कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं होने देंगे जिससे कि ताइवान की जो सिचुएशन है वो खराब हो और हम ताइवान की इट विल नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस और चाइना यूजिंग फोर्स। तो चाइना को जो है फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और यही अमेरिका की ट्रेडिशनल जो स्टेटस को है ना कि ये सिचुएशन जो बनी हुई है उसी को बना के रखें, वैसा हम करेंगे। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।